चलो तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज हम लोग बात करेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट, है ना। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कैलकुलेशन फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट आज हम लोग का ही मेन टॉपिक है, ठीक है। से न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। ध्यान रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी यहाँ पे थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव के लिए, और बाकी जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर देखना, वहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा हुआ है इससे, ठीक है। चलो, तो देखो मोस्ट ऑफ द फॉल्ट जो होता है पावर सिस्टम में वो शॉर्ट सर्किट ही होता है, ठीक है ना। इसीलिए मतलब कि अगर इस टॉपिक को हम लोग चेंज करके ऐसे लिख सकते थे कि फॉल्ट कैलकुलेशन और सिमेट्रिकल फॉल्ट। तो फॉल्ट कैलकुलेशन का मतलब यहाँ शॉर्ट सर्किट ही है, शॉर्ट सर्किट का ही बात करेंगे, ठीक है ना। यानी कि पावर सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ द फॉल्ट होता है वो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही होता है, ठीक है। और जब शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो उस केस में करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, हेवी करंट फ्लो करता है, और उस हेवी करंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट करंट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो, अगर शॉर्ट सर्किट जो करंट होगा, अब उस केस में हेवी करंट फ्लो करेगा तो उससे क्या होगा, जो भी मतलब इक्विपमेंट है उसको भी डैमेज कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या है कि इससे हमको किसी न किसी तरह से हमको मतलब कि बचना है, ठीक है। और अगर बात करें कि मतलब कि इसी फॉल्ट करंट के हिसाब से मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट के कंसीडर करके हम लोग क्या करते हैं कि apparatus डिजाइन करते हैं। उसी तरह से हम लोग अरेंज करेंगे ताकि जो भी मतलब कि इक्विपमेंट है पावर सिस्टम का, उसको उससे हम लोग मतलब कि फॉल्ट जो करंट है उससे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जो इस टॉपिक में जो जनरली जो मतलब कि मेरा टॉपिक का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन मेनली कन्फाइन है कि फॉल्ट करंट जो है, ठीक है ना, यानी फॉल्ट करंट ड्यू टू सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स के चलते जो फॉल्ट करंट होगा उसी का बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो पहले समझ लेते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट, पहले भी बता रखे हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जैसे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट थ्री फेज सिस्टम में ही होता है, ठीक है ना। यानी कि सिंपली अगर बात करें सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, अब सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में देखो बताए थे कि थ्री वायर वाला आएगा, मतलब थ्री फेज में जो थ्री फेज सिमेट्रिकल फॉल्ट में अगर बात करेंगे हम लोग, एक मिनट। चलो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट में, द फॉल्ट दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम which gives rise to symmetrical फॉल्ट करंट। अब सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल फॉल्ट करंट होगा, ठीक है ना। जो तीनों जो फेज होगा यानी तीनों जो लाइन है उसमें इक्वल फॉल्ट करंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल फॉल्ट करंट इन ईच लाइन विथ 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है ना। मानो तीनों जो लाइन होगा 120 डिग्री पे डिस्प्लेस होगा आपस में, और तीनों लाइन में करंट जो होगा सेम मैग्नीट्यूड में होगा, जो फॉल्ट करंट होगा उस सेम मैग्नीट्यूड में होगा, ठीक है। ठीक,
ई हो गया मतलब कि सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट की जो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यही हुआ कि जो मतलब कि फॉल्ट करंट होगा वो तीनों लाइन में सेम होना चाहिए और तीनों लाइन के बीच में 120 डिग्री होना चाहिए, तब तो सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे ना। और सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वो बताए थे पहले भी कि ट्रिपल लाइन जो फॉल्ट है सिमेट्रिकल है, ट्रिपल लाइन, ग्राउंड फॉल्ट, ये सब थ्री फेज फॉल्ट होता है, ठीक है। ये क्या है, तीनों क्या है, थ्री फेज फॉल्ट, थ्री फेज फॉल्ट। और इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। ये दोनों को सिमेट्रिकल फॉल्ट में रखा गया है, ठीक है ना। समझ में आया। तीन लाइन आएगा तो वहां पर 120 डिग्री तो डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए, है ना। तो ये चीज है। इसका मतलब होगा कि सिमेट्रिकल फॉल्ट में बोलेंगे कि मतलब दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम व्हिच गिव्स राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, करंट लिख देना यहाँ पे, सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट, ठीक है। यानी कि दैट फॉल्ट ऑन द पावर सिस्टम व्हिच गिव राइज टू सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट। सिमेट्रिकल फॉल्ट करंट का मतलब होता है इक्वल फॉल्ट करंट होना चाहिए इच लाइन में, और हर लाइन के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इज कॉल्ड असिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। ये चीज हो गया, ये चीज इससे पहले भी सिमेट्रिकल फॉल्ट का डेफिनेशन बताए हैं, ठीक है ना। ट्रिपल लाइन वाला, ट्रिपल लाइन जी वाला, है ना। थ्री फेज मतलब थ्री फेज फॉल्ट हो गया, थ्री फेज ग्राउंड फॉल्ट हो गया, ये सब भी इसी में आता है, ठीक है। तो एक ही चीज है बस, थ्री फेज फॉल्ट में क्या होगा, जब फॉल्ट होगा ना तो जो करंट का मैग्नीट्यूड यानी फॉल्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तीनों लाइन में सेम होगा और तीनों लाइन आपस में 120 डिग्री पे डिस्प्लेस होगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हम लोग को यहाँ पे समझना था। चलो देखो, इसको समझने का कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखो, मान लिया जाए थ्री फेज में फॉल्ट हुआ है। मान ले रहे हैं ये आर है, ठीक है, और वाई फेज, बी फेज, ठीक है। मान ले रहे हैं इसका वोल्टेज हो गया वी आर, बी वाई, बी बी, ठीक है। अब मान लेते हैं कि बोले क्या कि तीनों फेज में फॉल्ट करंट सेम होगा, है ना। तो अगर हम बात करें इसको, ये हो गया वाई का, ठीक है। एक काम करते हैं, मैंने एक मिनट। यहाँ पर जो वोल्टेज था इसको वी आर है, तो भी ये पूरा लाइन में वोल्टेज वी आर ही है। यहाँ मान लो ये वाई है, वहां लिखे यहाँ लिखे बात बराबर हो गई। और मान लो ये वी वोल्टेज है इस लाइन का। अब तीनों आपस में शॉर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, शॉर्ट, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसमें क्या होगा, इस तरह के फॉल्ट में जो है ये तीन मतलब कि सिमेट्रिकल फॉल्ट है, प्लस में इसमें फॉल्ट करंट इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि इसमें करंट जो है आई आर है, और इसमें मान लेते हैं आई वाई है, और इसमें मान लेते हैं कि आई बी है, ठीक है। अब फॉल्ट करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आई आर और मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आई वाई और मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल्ट करंट आई बी, ये आपस में क्या है, बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा। क्योंकि इक्वल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, प्लस में साथ साथ क्या होना चाहिए कि तीनों आपस में 120 डिग्री पे डिस्प्लेस्ड है, डिस्प्लेस, ठीक है। तो इस तरह का जब फॉल्ट होता है ना तो बोलते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट तो है, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, सिमेट्रिकल फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है। सिमेट्रिकल फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है ना। ये चीज है। अब इसमें देखो कि यहाँ पे क्या है कि तीनों लाइन आपस में ही टच किया, तो ये ट्रिपल एल फॉल्ट हो गया, ठीक है ना। यहाँ जी अभी कंसीडर नहीं किए हैं, ठीक है ना। तो ये पॉसिबिलिटी बनता है।
ठीक है। लेकिन जब डाटा हम बनाए थे, मतलब कि तुम लोग का स्टैटिक्स दिए थे, तो उसमें बताया था कि मतलब कि सिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है बहुत कम होता है, रेयर होता है, ठीक है। क्लियर ना? तो ये भी चीज़ याद रखना है, ज़्यादातर जो भी होगा वो अनसिमेट्रिकल मतलब फॉल्ट ही होता है जनरली, है ना? तो यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो सब सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे, शॉर्ट सर्किट सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट अगर होता है तो बहुत सीवियर फॉल्ट है ना। अगर सिमेट्रिकल फॉल्ट, देखो सिमेट्रिकल फॉल्ट जनरली होता नहीं है, बहुत रेयर होता है, लेकिन अगर हुआ तो बहुत मोस्ट सीवियर होता है, मोस्ट सीवियर फॉल्ट। एंड इम्पोज imposes more heavy duty, more heavy duty, heavy duty, more heavy duty on सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर पे बहुत हेवी ड्यूटी इम्पोज कर देता है। इसकी जरूरत नहीं है अभी, बस इससे तो पहले तुम बता ही दिए थे, मतलब कि सिमेट्रिकल फॉल्ट बहुत कम होता है, लेकिन होता है तो बहुत डेंजरस होता है, ठीक है ना। तो ये चीज है। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं, कुछ टर्म होगा उसको समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और उस टर्म को समझने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि फिर धीरे धीरे कुछ मतलब कि न्यूमेरिकल की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलो, चलो एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करेंट, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करेंट, ठीक। थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है, क्योंकि आगे हम कुछ टर्म मतलब कि डिफाइन करेंगे, जैसे कि परसेंटेज रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, परसेंटेज रिएक्टेंस, बेस केवीए, ये सब एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे इसका जरूरी पड़ेगा। तो पहले हम लिमिटेशन ऑफ फॉल्ट करेंगे, एक टॉपिक है छोटा सा, उसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है कि जब शॉर्ट सर्किट किसी भी पॉइंट पे सिस्टम में हो गया, माने पावर सिस्टम में किसी भी पॉइंट पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है ना। इसको लिमिट हम लोग कर सकते हैं, लिमिट जो किया जाता है वो इम्पीडेंस के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। यानी कि व्हेन अ सर्किट माने व्हेन शॉर्ट सर्किट अकर एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम, लिख ही दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो लिख देते हैं इसके बारे में। व्हेन अ शॉर्ट सर्किट occurs 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 at any point, any point in a system, the short circuit, the short circuit current is limited by limited by the impedance impedance by the impedance of the system up to the up to the point of fault, point of fault, ठीक है। यानी कि अगर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है किसी भी पॉइंट पे, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा उसको लिमिट कर सकते हैं। लिमिटेड मतलब कि जैसे ज्यादा हेवी करंट फ्लो कर रहा है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं उसको। हम लोग सिंपली इम्पीडेंस से अपोज करता है एसी करंट में, है ना। एसी करंट को इम्पीडेंस अपोज करता है, तो इम्पीडेंस जो होगा वही हम उसी के हेल्प से हम लोग लिमिट कर सकते हैं। और वह कहाँ तक कंसिडर करेंगे, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट तक, ठीक है। चलो, जैसे कि अगर समझने का कोशिश करते हैं, एक डायग्राम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यही लिखे इसमें कि व्हेन अ शॉर्ट सर्किट अकर एट एनी पॉइंट इन अ सिस्टम, द शॉर्ट सर्किट करंट इज लिमिटेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ द सिस्टम अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट।
चलो देखो, मान लेते हैं कि ये एक जनरेटर ले लिए, ठीक है, क्या है जनरेटर, मान लो ये है ट्रांसफार्मर, ये क्या हो गया, ट्रांसफार्मर। इसके बाद ये मेरा पूरा ट्रांसमिशन लाइन हो गया। अगर मान लेते हैं कि किसी भी पॉइंट पे यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ये क्या है मेरा फॉल्ट, यही है पॉइंट ऑफ फॉल्ट, यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम में क्या लिए हैं, पहले जनरेटर, फिर ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रांसमिशन लाइन में ही फॉल्ट होगा है, ठीक है। तब मान ले रहे हैं कि फॉल्ट जो हुआ है एक पॉइंट है कहीं, वहां एक पॉइंट पे हुआ, मान ले तो फीडर है, जो भी है, फीडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, मान लिए। तो शॉर्ट सर्किट करंट जो होगा जनरेटर से, मतलब कि जनरेटिंग स्टेशन से, मतलब कि फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा इसमें, तो इसमें हम कहना ही चाह रहे हैं कि अब जनरेटर का इम्पीडेंस होगा, मान लेते हैं जनरेटर के इम्पीडेंस को जेड बोल दिए, ट्रांसफार्मर का इम्पीडेंस होगा, ये क्या हो सकता है, ये ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका भी तो होगा ना, तो ये ट्रांसफार्मर का हो गया और ये ट्रांसमिशन लाइन का हो गया, ठीक है ना। अब ये तीनों जो है, जनरेटर का प्लस में ट्रांसफार्मर का प्लस में ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, ये तीनों मिलकर, ये तीनों यूज होगा करंट को लिमिट करने के लिए, ठीक है ना। तो जो मतलब कि लिख सकते हैं कि फॉल्ट करेंट, करेंट करेंट लिमिटेड, लिमिटेड बाय, लिमिटेड बाय द इम्पीडेंस, बाय द इम्पीडेंस, इम्पीडेंस लिमिटेड बाय द इम्पीडेंस ऑफ जनरेटर, ट्रांसफार्मर ऑफ, जनरेटर शॉर्ट में लिख रहे हैं, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन लाइन, एंड ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, ठीक है ना। ये जो पूरा हो गया, मतलब कि ट्रांसमिशन लाइन तक, ये कहाँ तक चला गया, जहाँ अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट तक, ठीक है ना, अप टू द पॉइंट ऑफ फॉल्ट तक। क्लियर। इसमें और लिख सकते हैं बिटवीन, बिटवीन जनरेटर, शॉर्ट में लिख दिए जनरेटर एंड पॉइंट ऑफ फॉल्ट, पॉइंट ऑफ फॉल्ट एफ मान लो इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ फॉल्ट हुआ था और यहाँ फॉल्ट होने के चलते में कितना इंपीडेंस टोटल हो गया, इसका इंपीडेंस प्लस इसका इंपीडेंस और फिर ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस, पूरा टोटल मिल के उसको लिमिट करेगा, वो जो फॉल्ट करंट है उसको लिमिट करेगा, ठीक है ना। इसी पता चलता है कि इंपीडेंस जो होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में, मतलब कि सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब रोल प्ले करता है, ठीक है ना, शॉर्ट सर्किट करंट को निकालने के लिए। इम्पीडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी के हेल्प से हम लोग फॉल्ट करंट भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है पे, जैसे कि इम्पीडेंस में हम लोग क्या क्या आता है, ऐसे देखो, इम्पीडेंस को लिखते हैं आर प्लस जे एक्स, ये हो गया रिएक्टेंस, ठीक है। अभी रिएक्टेंस जो होता है, दो पार्ट आता है, एक रेजिस्टिव पार्ट, रेजिस्टिव पार्ट, ये हो गया रिएक्टिव पार्ट, रिएक्टिव पार्ट, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, जो जो बोल रहे थे, देखो रेजिस्टिव पार्ट में, देखो जैसे ट्रांसमिशन लाइन है या केबल है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन, इसका एग्जांपल में जैसे हम लोग कंसीडर करें, तो केबल हो गया, केबल एंड ट्रांसमिशन लाइन, लाइंस, ठीक है ना। इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ये दोनों को हम लोग रजिस्टिव कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। आर मोस्टली
रेजिस्टिव। ठीक है, अब देखो ध्यान से दूसरे पार्ट में अगर देखें उधर, तो जो जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, रिएक्टर हो गया, जनरेटर हो गया, इसमें अगर बात करेंगे तो जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, जनरेटर्स, आगे आएगा रिएक्टर्स भी, वो बात करेंगे अभी। रिएक्टर्स अभी यहाँ लिख दे रहे हैं, रिएक्टर्स, रिएक्टर्स, ये सब जो है, इस सब को हम लोग रिएक्टिव मान के चलते हैं। ट्रांसफार्मर, जनरेटर, रिएक्टर्स आर रिएक्टिव इन नेचर, रिएक्टिव इन नेचर। ठीक है, या आर मोस्टली रिएक्टिव। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं, आर मोस्टली रिएक्टिव। तो ये ध्यान रखना हम लोग को, ठीक है ना। तो अब जब हम कैलकुलेट करेंगे, देखो, अगर जब कैलकुलेशन करते हैं, जिस टाइम हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, जब कैलकुलेशन करेंगे उस टाइम अगर टोटल रिएक्टेंस एक्स टी लिख दिया, अगर टोटल रिएक्टेंस जो है 3 गुना हो जाता है रेजिस्टेंस का, ठीक है, उस केस में अगर मान लिया जाए टोटल रिएक्टेंस कैलकुलेशन करने पे 3 गुना हो जाता है रेजिस्टेंस का, ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग बाद में इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस केस में रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो गया और रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया, तो उस केस में रेजिस्टेंस पार्ट को हम लोग हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर देते हैं, रेजिस्टिव जो पार्ट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, इससे ज्यादा कोई एरर उतना नहीं आता है, इसीलिए इसको हटा देते हैं सिंपल, क्योंकि रिएक्टेंस इस केस में बहुत ज्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस को हम लोग उस केस में नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलो अब आते हैं हम लोग मेन मुद्दा पे, ठीक है ना। इस ये सब जो कुछ मतलब टर्म है उसको याद रखना है, ठीक है ना। पहला टर्म आएगा परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस, इसको हम लोग परसेंटेज एक्स ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो इसको लिखने की क्या है तरीका, क्या लिख सकते, देखो, ये जो परसेंटेज रिएक्टेंस है, तो परसेंटेज रिएक्टेंस, ये सब रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया, रिएक्टर हो गया, इसको हम लोग परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंस के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। पहले लिख दे रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, अभी बताएं कि ये सब रिएक्टिव नेचर का होता है, जनरेटर, रिएक्टर्स, रिएक्टर्स, ठीक है ना, तो ट्रांसफार्मर, जनरेटर, रिएक्टर्स का जो भी रिएक्टेंस होगा, रिएक्टेंस एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज रिएक्टेंस, ठीक है, परसेंटेज रिएक्टेंस के टर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। चलो तो इसका डिफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे, सिंपल, ठीक है, कि परसेंटेज रिएक्टेंस होता क्या है। पहले कि परसेंटेज रिएक्टेंस किसके लिए यूज करेंगे, तो ट्रांसफार्मर हो गया, जनरेटर हो गया और रिएक्टर का जो रिएक्टेंस होगा उसको परसेंटेज रिएक्टेंस के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, लिखेंगे इट इज द परसेंटेज, इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज वोल्टेज ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड इन द सर्किट, circuit when full, when full load, when full load current
इज फ्लोइंग, ठीक है। मतलब कि कहने का मतलब हुआ कि इट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन द सर्किट। सर्किट में टोटल फेज वोल्टेज कितना ड्रॉप हुआ है जब फुल लोड करंट फ्लो कर रहा था तब, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखने का एक फार्मूला के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, परसेंटेज रिएक्टेंस। परसेंटेज रिएक्टेंस को लिखने का जो तरीका है वो हो गया आई इंटू एक्स। अभी समझाते हैं क्या है, आई इंटू एक्स बाई वी इंटू 100, ये फार्मूला बनता है, ठीक है। आगे भी इसको डिराइव भी करेंगे, अभी बस इतना समझिए। यहाँ पे आई क्या है, आई कैपिटल जो आई है फुल लोड करंट है, ये फुल लोड करंट। एक्स, एक्स हो गया रिएक्टेंस इन ओम्स, रिएक्टेंस इन ओम पर फेज, पर फेज, रिएक्टेंस इन ओम पर फेज। भी, भी की बात करेंगे तो फेज वोल्टेज हो गया ये, फेज वोल्टेज। देखो मान लिया ये एक लाइन है, एक लाइन की बात कर रहे हैं, मान लेते इसमें करंट जो है फुल लोड करंट आ गया। अब इस लाइन का रिएक्टेंस तो होगा ना, जिसको बोले एक्स, एक्स क्या है मतलब कि पर फेज, माने एक्स ओम है एक फेज का इसका, और फेज वोल्टेज मतलब इसी का फेज वोल्टेज। तो हमको अगर इसका परसेंटेज रिएक्टेंस लिखना होगा तो सिंपल क्या करेंगे, इसमें जितना करंट गया वो फुल लोड करंट इंटू इसका रिएक्टेंस बाई इसमें वोल्टेज कितना गया वो, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब आई इंटू एक्स क्या दिखा रहा है, आई इंटू एक्स दिखा रहा है अगर मान लो लाइन में रिएक्टेंस कितना होगा एक्स, करंट कितना गया आई, तो वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा आई इंटू एक्स, तो यही है हमारा वोल्टेज ड्रॉप, इसी को बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप हो गया, समझे। जब फुल लोड करंट फ्लो कर रहा था तब। अब बाई में क्या लिखा है, ये हो गया फेज वोल्टेज, इसमें वोल्टेज इस लाइन का फेज वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ये हो गया लाइन का फेज वोल्टेज इंटू 100, ये हो गया परसेंटेज रिएक्टेंस, ठीक है। हम लोग परसेंटेज रिएक्टेंस ऐसे लिख सकते हैं। देखो परसेंटेज रिएक्टेंस ऐसे मतलब जनरली हम लोग पहले परसेंटेज तब एक्स लिखते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे थोड़ा सही कर ले सकते हो, ठीक है, यानी कि परसेंटेज एक्स, क्लियर ना। चलो दूसरा टर्म में हम लोग जो परसेंटेज रिएक्टेंस है उसको एक दूसरा वे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए परसेंटेज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस इन टर्म ऑफ केवीए एंड केवी, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं परसेंटेज रिएक्टेंस एक्स हो जाए के वी ए इंटू एक्स, ये एक्स है, ठीक है, मैंने रिएक्टेंस, और 10 के वी जो किलो वोल्ट है इसका स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अभी सबको हम डिराइव करेंगे, बस अभी लिख लो, अभी डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमको न्यूमेरिकल सोल्व होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक्स क्या होगा, एक्स तो पहले ही बता रखे हैं कि एक्स रिएक्टेंस है, ठीक है, रिएक्टेंस इन ओम्स जो कि पर फेज है ना। चलो अगर मान लेते हैं इसको और कैसे निकालने का, इस तरीका देख लो कि इफ एक्स जो है इज द ओनली रिएक्टेंस एलिमेंट्स
एलिमेंट्स इन द सर्किट, इन द सर्किट, अगर सर्किट में रिएक्टेंस ही केवल है, ठीक है, देन शॉर्ट सर्किट करंट निकाल सकते, देन शॉर्ट सर्किट करंट इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे, सिंपल, ISC मतलब शॉर्ट सर्किट करंट इज इक्वल टू V बाई एक्स, ठीक है ना। अब केवल रिएक्टेंस दिया हुआ है तो वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंस, ठीक है, तो ये आ जाएगा, क्लियर। अब तुम चाहोगे तो सिंपल x का वैल्यू, तुम जो पहले हम लोग पढ़े थे, पहले जो फार्मूला पढ़े हैं वो क्या है, परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू आई इंटू एक्स बाई वी इंटू 100, है ना। ये जो फार्मूला पढ़े थे, परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू परसेंटेज ऑफ x इक्वल टू आई इंटू एक्स, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू एक्स बाई वी इंटू 100, ये पढ़े थे, तो इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से x का वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ से x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा परसेंटेज x इंटू वी बाई में आई इंटू 100, या सिंपल लिख सकते हैं हम लोग 100i, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पुट करो, इसको पुट करो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, ISC, ISC सिंपल बन जाएगा आई इंटू 100 बाई परसेंटेज x, ठीक है, ये सिंपल बन जाएगा अगर तुम पुट करोगे तो, ठीक है, क्लियर। तो वहां पुट कर दोगे तो v जो होगा v भी कट जाएगा, और जो 100i है वो ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू आई हो जाएगा, और x जो है यहाँ से हम लोग x मतलब कि x की जगह यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आई इंटू 100 बाई परसेंटेज x, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक सिंपल, शॉर्ट सर्किट करंट करंट शॉर्ट सर्किट करंट इज ऑब्टेन्ड बाय, ये सब न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग द फुल लोड करंट बाय 100 बाय परसेंटेज x, क्लियर, ये चीज हो गया कंप्लीट। चलो एक क्वेश्चन देख लो थोड़ा सा, देखो मान लिया जाए, एग्जांपल में हम बोल रहे हैं, मान लेते हैं कि एक एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट है, ठीक है ना, मान ले रहे हैं एक एलिमेंट है कोई, ठीक, इसका जो परसेंटेज रिएक्टेंस है वो दिया हुआ है, परसेंटेज रिएक्टेंस दिया हुआ है 20%। अब मान लिया इसमें करंट जो है फुल लोड करंट है 50 एम्पियर, तो बताओ शॉर्ट सर्किट करंट इसमें कितना जाएगा, यानी कि शॉर्ट सर्किट करंट यानी आई, यानी सिंपल हम लोग ये फार्मूला यूज कर लेंगे, शॉर्ट सर्किट इज इक्वल टू आई इंटू 100 बाई परसेंटेज x, सिंपल इसमें पुट कर दो, तो 50 इंटू 100 बाई 20,
कितना हो जाएगा, यानी कि आ गया मेरा 200 और ये है 100 एम्पियर। ठीक है ना। तो देखो नॉर्मल करंट मतलब कि फुल लोड करंट कितना था 50 एम्पियर, शॉर्ट सर्किट कितना करंट हो गया 250। ठीक है ना, समझे, ये चीज है, यानी लगभग 5 गुना हो गया है ना, शॉर्ट सर्किट करंट 250 एम्पियर हो गया। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो है बेस के भी है, बेस के भी है, इसको समझना जरूरी है, बेस के भी है। ठीक है ना। देखो ऊपर जो भी मतलब कि डेरिवेशन की परसेंटेज रिएक्टेंस वहां पे केवीए आया है ना, यानी कि परसेंटेज रिएक्टेंस जो होता है वो केवीए पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब कि जितना भी इक्विपमेंट है, वेरियस इक्विपमेंट जो पावर सिस्टम में यूज हो रहा है, सबका केवीए रेटिंग होता है, लेकिन सबका डिफरेंट केवीए रेटिंग होता है। ठीक है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, द वेरियस इक्विपमेंट इक्विपमेंट यूज्ड इन पावर सिस्टम हैव डिफरेंट डिफरेंट केवीए रेटिंग, केवीए रेटिंग। ठीक है। देयरफॉर it is it is necessary, ठीक है, it is necessary to find therefore it is necessary to find the percentage reactance to find the percentage reactance of all the equipment equipment on a kVA common kVA rating. And this common kVA rating, this common kVA rating, this common kVA rating is known as बेस केवीए, बेस केवीए। ठीक है, यानी कि पावर सिस्टम में जितना इक्विपमेंट है सब जो है डिफरेंट इक्विपमेंट, उसका सभी का डिफरेंट इक्विपमेंट का डिफरेंट केवीए रेटिंग होता है। लेकिन परसेंटेज रिएक्टेंस देखें हम लोग इससे पहले कि परसेंटेज रिएक्टेंस केवीए पर डिपेंड करता है। तो जब परसेंटेज रिएक्टेंस केवीए पर डिपेंड करता है तो हमको परसेंटेज रिएक्टेंट निकालने के लिए एक कॉमन केवीए रेटिंग चाहिए। ठीक है ना, सभी इक्विपमेंट का कॉमन केवीए रेटिंग चाहिए। ठीक है, वही केवीए जो कॉमन केवीए रेटिंग है उसी को हम लोग बेस केवीए रेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना, ये बेस केवीए बोलते हैं, सिंपल है ना। अब द जो द वैल्यू जो डिसाइड होगा केवीए रेटिंग का, वो हम लोग मतलब आगे देख लेते हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है ना, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है ना, चलो देखो अगर मान ले रहे हैं, चलो लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ द बेस केवीए the value of base kVA is quite
अनइम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, अनइम्पोर्टेंट। अब कैसे इसको डिसाइड करेंगे, जैसे मान ले रहे हैं कि बेस केवी को मान के कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू दैट ऑफ द लार्जेस्ट पावर प्लांट, मान लिया जाए बेस केवीए को इसके इक्वल मान लेंगे, इक्वल टू दैट ऑफ लार्जेस्ट पावर प्लांट, जो लार्जेस्ट पावर प्लांट है उसके बराबर कर सकते हैं, लार्जेस्ट प्लांट, ठीक है, या इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, केवीए को हम लोग इक्वल टू द टोटल कैपेसिटी भी कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी आर्बिट्री चीज मान लेते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब जो है वही लेंगे, कुछ भी अपने मन से भी लिख सकते हैं, एनी आर्बिट्री वैल्यू कुछ भी मान लेंगे, उससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब कि द वैल्यू ऑफ बेस केवीए जो होता है कोई ज्यादा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं रोल करता है, ठीक है ना, बस बेस केवीए हम लोग मानने के लिए कुछ किसी के बराबर भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, जो बड़ा पावर लार्जेस्ट प्लांट है उसके बराबर भी कर सकते हैं, टोटल कैपेसिटी के बराबर कर सकते हैं, या तो जो सिस्टम में कोई भी इक्विपमेंट दिया रहेगा उसी का किसी का ले लेंगे, उसी को कॉमन मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं है सिस्टम में, सिस्टम का कोई नहीं लेना है तो अपने मन से भी किसी का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेस केवीए की बात करते हैं। चलो अब जो मेन रिलेशन है वो याद रखना है, परसेंटेज परसेंटेज रिएक्टेंस, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, देखो परसेंटेज रिएक्टेंस, ठीक है, एट बेस केवीए, या सिंपल ऐसे लिख देते हैं ताकि तुम लोग को ये पढ़ने में ध्यान रहे, यानी कि परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए, इसको लिख सकते हैं बेस केवीए बाई में रेटेड केवीए, रेटेड केवीए इनटू में परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, रेटेड केवीए, ठीक है, ये फार्मूला बन गया सिंपल, ठीक है, यानी कि परसेंटेज रिएक्टेंस एट बेस केवीए इज इक्वल टू बेस केवीए बाई रेटेड केवीए इनटू परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, या फार्मूला को और शॉर्ट में लिखना है तो सिंपल ऐसे लिख दो, ये लिख दिए, यहाँ पे ऐसे करो, यहाँ पे लिखो बेस केवीए, फिर ये हो गया बेस केवीए बाई में रेटेड केवीए इनटू में परसेंटेज रिएक्टेंस एट रेटेड केवीए, ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो जैसे लिख सकते हो, लिखने का कोई मानी नहीं है, यहाँ पे माना नहीं किया जा रहा है, बस इतना है कि तुम्हें याद रहना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज हो गया हम लोग का फार्मूला, फार्मूला निकाल लिए परसेंटेज रिएक्टेंस बेस केवीए पे कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये चीज, अब इसको हम लोग यूज करते हैं कुछ एक मतलब कि न्यूमेरिकल लेंगे और उसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल हम अगला लेक्चर में सोल्व करेंगे, ठीक है ना, बाकी आज के लिए इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।